नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी से अपनी कहानी को शुरू की और हमने देखा कि किस तरह से शिवाजी ने न सिर्फ बीजापुर के सुल्तान को नतमस्तक किया, बल्कि उसके साथ ही साथ आप देखेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब को भी नतमस्तक कर दिया। जहां बीजापुर के जो सुल्तान थे, उनके प्रधान सेनापति अफजल खां को पराजित किया और उनकी हत्या की। वहीं पर आप देखेंगे कि औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को भी कहीं न कहीं रणभूमि से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। इसके बाद शिवाजी ने सूरत की लूट की। इससे औरंगजेब तिलमिला गया और अंततः औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक विशाल सेना भेजी। कहा जाता है कि राजा जय सिंह, जो कि औरंगजेब के दक्षिणी सूबेदार के रूप में कार्यरत होकर के यहां पर आए थे, उन्होंने शिवाजी के साथ, कहा जाता है कि शिवाजी के साथ रण के मैदान में एक दूसरे का आमना सामना हुआ और परिणाम यह हुआ कि हम यहां पर कह सकते हैं कि राजा जय सिंह की विजय हो जाती है और शिवाजी इस युद्ध में पराजित होते हैं, जिसका परिणाम हुआ पुरंदर की संधि। यह एक ऐतिहासिक संधि है और यहां से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न बनता है। 22 जून 1665 ईस्वी का इतिहास पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है। पुरंदर की संधि से शिवाजी को भारी नुकसान हुआ और इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थीं, उन शर्तों की अगर हम बात करें तो आप यहां पर पॉइंट आउट कर सकते हैं और कुछ एक बातों को आप लिखिए कि इस शर्त के अनुसार 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिए। 23 किले शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए और अपने पास 12 किले रखे और अपने पास कितने किले? 12 किलों को रखा। 12 किले रखे, यानी कि 23 किले इन्होंने किसको दे दिया? मुगलों को। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शर्त की जो दूसरी प्रमुख शर्त है वह यह है कि बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध जब कभी भी औरंगजेब अभियान करेगा तो उस अभियान में शिवाजी मुगल सेना का साथ देंगे। यानी कि औरंगजेब से आप देखेंगे कि मतलब बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध जब कभी भी मुगल सेना जो है आगे बढ़ेगी तो उसमें किसका साथ देंगे? जो है मुगल सेना का साथ देंगे। तो मुगल सेना या मुगलों को सैनिक सहायता प्रदान करेंगे। इसके जो प्रमुख शर्त थे ये महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि राजा जय सिंह ने शिवाजी को कुछ ही समय के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए बुलाया और कहा जाता है कि शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुंचे और आगरा में एक जयपुर महल है। ध्यान रखना, जयपुर महल जयपुर में नहीं, आगरा में था। और कहा जाता है कि जयपुर महल में या जब आगरा पहुंचते हैं शिवाजी तो वहां पर औरंगजेब के द्वारा शिवाजी का अपमान किया जाता है। जो इज्जत शिवाजी को मिलनी थी वह इज्जत शिवाजी को मिली नहीं। परिणाम यह हुआ कि शिवाजी उस भरी राजसभा में नाराज होकर के राजसभा से बाहर निकले या फिर विद्रोह कर बैठे। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया और आगरा के जयपुर महल में कैद कर दिया। कहा जाता है बड़ी चतुराई के साथ शिवाजी फल की टोकरी में बैठ करके कुछ दिनों के बाद अपने हमवतन वापस आ जाते हैं और यह घटना जो है 1666 ईस्वी में हुई। तो इस पॉइंट को भी आप देख लीजिए कि 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने
आप पॉइंट आउट कर लीजिए, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के जयपुर महल में रखा, या आगरा के जयपुर महल में कैद कर लिया। हालांकि शिवाजी बड़ी चतुराई के साथ बच निकले। तो कई बार ये प्रश्न बनता है, बट आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो जयपुर महल है ये आगरा में है, और यहीं पर 1666 ईस्वी को आप देखेंगे कि औरंगजेब शिवाजी को कैद करेगा। इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अंततः औरंगजेब जब शिवाजी को नतमस्तक नहीं कर पाया तो शिवाजी से समझौता कर लेना ही ज़्यादा उचित समझा, और अंततः औरंगजेब शिवाजी से समझौता ही कर लेता है, और जिसका परिणाम होता है कि औरंगजेब शिवाजी को जो है राजा की उपाधि प्रदान करता है। यह वही औरंगजेब है जो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कह के बुलाता है। तो ध्यान रखना है, शिवाजी को राजा की उपाधि कौन देता है? औरंगजेब। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहा जाता है कि आगे और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। कहा जाता है कि शिवाजी ने जो है 1670 ईस्वी में सूरत को दूसरी बार लूटा था। तो कुछ फैक्ट हैं, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बनता है। अगला पॉइंट, 1672 ईस्वी में तीसरी बार सूरत को लूटा। तीसरी बार सूरत को लूटा। तो कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, और कहा जाता है कि 1670 से 1674 ईस्वी के मध्य शिवाजी ने पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान, आप में से हम चाहेंगे कि आप विद्यार्थी जरूर इस बात का कमेंट करें कि शिवाजी का अंतिम अभियान क्या था। मैं यहां पर लिख रहा हूं, शिवाजी का अंतिम अभियान। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। कर्नाटक अभियान जो कि 1677 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि कर्नाटक अभियान के तहत शिवाजी ने बेल्लौर, तंजौर और जिंजी जैसे प्रमुख नगरों पर अधिकार किया। तो इसी अभियान के तहत इन्होंने बेल्लौर, तंजौर और जिंजी जैसे नगरों पर इन्होंने पुनः अधिकार कर लिया। जिंजी को 1678 ईस्वी में इन्होंने जीता था। तो ध्यान रखना है, 1677 में कर्नाटक अभियान किया, और इसी क्रम में 1678 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जिंजी को जीता था, जो कि कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है। कहा जाता है कि शिवाजी ने जो है सीधियों पर अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन नौसेना का निर्माण शिवाजी ने किया था, और शिवाजी के नौसैनिकों के बारे में काफ़ी तारीफ की जाती है, और एक मजबूत नौसेना के रूप में उनके सैनिकों को देखा जा सकता है। वह दिन आ गया जो शिवाजी का अंतिम समय काल होता है। इतिहासकारों ने माना है कि 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को ज्वर से पीड़ित होते हुए शिवाजी का इंतकाल हो गया। तो मृत्यु की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में मृत्यु हुई। अब एक बार प्रश्न आता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी कौन सी पत्नी सती हो गई थी?
तो पुतली बाई शिवाजी की कई पत्नियां थीं, उनमें इनकी पत्नी थी पुतली बाई। पुतली बाई यह सती हो गई थी। तो कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बना हुआ है और जिसको आपको समझना है। आइए अब हम बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन की। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी के प्रशासन पर हम चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। कहा जाता है कि शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों के सहयोग से चलता था, जिसमें शिवाजी श्रेष्ठ थे। शिवाजी के अधीन 8 मंत्री होते थे, अलग अलग विभागों के कर्ता धर्ता होते थे, जो शिवाजी को अपने विभाग से संबंधित बातों को उनके समक्ष रखते थे। हालांकि अंतिम निर्णय शिवाजी का ही माना जाता था, इस बात को भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से शिवाजी ने 8 विभाग बनाए और 8 उनके प्रधानमंत्री बनते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, 8 मंत्री उनके बनते हैं, जिनको अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाता है। अब शिवाजी के प्रशासन में जो अष्ट प्रधान थे, आइए उनके बारे में हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहले आप यहां पर लिखिएगा कि शिवाजी का प्रशासन अष्ट प्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्री, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद की सहायता से चलाया जाता था, जो इस प्रकार है। अब एक एक करके हम उन 8 मंत्रियों के बारे में और उनके विभागों के बारे में आपसे बात करेंगे। आप यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिए। जो अष्टप्रधान हैं उनको आप यहां पर पॉइंट आउट करिए। अष्टप्रधान, जिनमें नंबर 1 पेशवा, यह प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि यह राजा का प्रधानमंत्री होता था और इसका कार्य संपूर्ण राज्य की देखभाल करना था। ठीक है, सरकारी पत्रों, दस्तावेजों सबकी देखभाल करना था और यह शिवाजी के अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख माना जाता था। नंबर 2 आप पॉइंट आउट करिए, अमात्य। अमात्य को पंत या फिर मजूमदार के नाम से भी जाना जाता था, मजूमदार। और अमात्य का जो विभाग है वित्त एवं राजस्व मंत्री के रूप में जाना जाता है। तो वित्त एवं राजस्व मंत्री, तो वित्त एवं राजस्व मंत्री यानी हम अमात्य कहते हैं, इन्हीं को पंत भी कहते हैं और इन्हीं को मजूमदार भी कहते हैं। क्रम के तीसरे पायदान पर वाकिया नवीस, यह भी मंत्री होता था और कहा जाता था कि राजा एवं दरबार के दैनिक कार्यों की देखभाल करना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य था। और वर्तमान में यह गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री उस पद पर कार्यरत था। चौथे नंबर पर आप लिखिएगा सुमंत। सुमंत को दबीर भी कहा जाता था, दबीर। और इनका विभाग था विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय वर्तमान समय में अगर देखा जाए। 5वें नंबर पर आप देखेंगे चिटनिस।
ये सब आपको याद करना होगा। चिटनिस, चिटनिस को सचिव भी कहते थे और इन्हीं को सुरुनवीस भी कहा जाता था, सुरुनवीस। और इनका कार्य पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग। ये राजकीय पत्र व्यवहार करते थे। इसी क्रम में छठे नंबर पर आप देखेंगे तो सेनापति, सेनापति, सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था, सर ए नौबत, सर ए नौबत। और सेनापति का कार्य आपको पता ही है, सेना का प्रमुख। सातवें नंबर पर पंडित राव, पंडित राव जो धार्मिक मामले की बात करते थे, धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा। और आठवें नंबर पर आप लिखिएगा न्यायाधीश, न्यायाधीश। यह मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। तो शिवाजी की ये अष्ट प्रधान थे, ठीक है। और शिवाजी के प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सबसे प्रमुख पेशवा था, इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन इन सभी के निर्णय जो होते थे, उस निर्णय को अंतिम रूप से शिवाजी के द्वारा सहमति जरूरी होती थी। तो इसीलिए स्वतंत्र नहीं थे, ध्यान रखना है। सर्वे सर्वा और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो शिवाजी ही थे। तो अष्ट प्रधान से कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है और यहां आप इस चीज को जो है विशेष रूप से जानेंगे। कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिए, नोट। अगर युद्ध की बात होती थी तो पंडित राव और न्यायाधीश, इन दोनों को छोड़ करके युद्ध में बाकी सभी जो इनके अष्ट प्रधान हैं वह पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। लेकिन पंडित राव और न्यायाधीश यह युद्ध में जो है भाग नहीं लेता था। और कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बना हुआ है कि पंडित राव और न्यायाधीश यह युद्ध में भाग नहीं लेते थे। तो इस बात को आप यहां पर लिख लीजिए, पंडित राव व न्यायाधीश युद्ध में भाग नहीं लेते थे, नहीं लेते थे। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बना हुआ है। अब हम बात करेंगे शिवाजी के प्रशासन की। शिवाजी के प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। तो शिवाजी का जो राज्य था वह 4 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में। तो मैं यहां पर इस तरह से पॉइंट आउट करूंगा ताकि आप इसको समझ जाइए। ये नॉर्थ, साउथ, एक तरीके से आप ये ईस्ट वेस्ट, बट यहां पर आप देखिएगा कि ये उत्तरी प्रांत जो इनका था, उत्तरी प्रांत इसको बोलते हैं, उत्तरी प्रांत। इसके बाद ये जो कि इनका दक्षिण का ही क्षेत्र था, तो ये वाला जो एरिया था यहां पर आ जाएगा और ये दक्षिण पूर्वी प्रांत होगा। और ठीक आप यहां पर देखेंगे कि ये जो सेक्शन है ये दक्षिण पश्चिमी प्रांत होगा, दक्षिण पश्चिमी प्रांत। और नीचे का जो होगा ये दक्षिणी प्रांत होगा, दक्षिणी प्रांत। तो इस तरह से 4 प्रांत थे। और कहा जाता है कि बंबई के उत्तर में जो क्षेत्र था यानी कि सूरत वगैरह, यह उत्तरी प्रांत में आता था। तो आप देखेंगे कि सूरत, इसके साथ ही साथ और भी कई सारे थे, पूना, ये सब आप देखेंगे उत्तरी प्रांत में आते थे। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत की हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो है कोंकण, दक्षिणी कोंकण जो प्रदेश था, दक्षिणी कोंकण प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में, दक्षिणी कोंकण का जो क्षेत्र था वह दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में आता था। दक्षिणी पूर्वी प्रांत के अंतर्गत आप देखेंगे सतारा, कोल्हापुर, सतारा,
कोल्हापुर, ये सब आते थे। और दक्षिणी प्रांत की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जिंजी और उसके आसपास के क्षेत्र आते थे। तो यहाँ पर खैर वैसे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है, बट आपको इतना ही जानना है कि इनका जो प्रांतीय प्रशासन था वह संपूर्ण राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी पूर्वी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं शिवाजी के राजस्व प्रशासन की। राजस्व प्रशासन में यानी कि कर संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पर चर्चा करें। तो कर पर अगर हम बात करें, राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन, देखिए शिवाजी के समय में आप देखेंगे कि उपज का सामान्यतः उपज का 33% भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर के रूप में लिया जाता था। किंतु बाद में इसे 40% तक बढ़ा दिया गया। दूसरा आप देखेंगे कि अन्य कर की अगर हम बात करें तो अन्य कर में कई बार आप लोग सुने होंगे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर भी शिवाजी के द्वारा वसूला जाता था। चौथ कर क्या था? चौथ कर विजित राज्यों से, विजित जिन राज्यों पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया या जिन पर इन्होंने विजय प्राप्त किया, उन राज्यों से लेते थे। किस पर? विजित राज्यों से। और कितना लेते थे? उपज का 1/4 भाग। तो उपज का 1/4 भाग जो है यह विजित राज्यों से चौथ के रूप में लिया जाता था। सरदेशमुखी की अगर हम बात करें तो यह अतिरिक्त कर था और यह शिवाजी का अपना जो है पैतृक अधिकार था और यह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यह जो है मुख्य कर थे। तो चौथ और सरदेशमुखी कई बार ये पूछा जाता था। सरदेशमुखी यह अपने राज्य से लिया जाता था और जो चौथ था यह विजित राज्य से लिया जाता था। 1/4 भाग लेने के बाद कहा जाता है कि यह उसके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा शिवाजी के सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो उस पर भी एक संक्षिप्त वार्ता हो जानी चाहिए। शिवाजी का सैन्य प्रशासन, शिवाजी का सैन्य प्रशासन, शिवाजी के सैन्य प्रशासन की बात करें तो आप देखेंगे कि जो है शिवाजी ने लगभग 280 किलों को अपने नियंत्रण में लिया था। 280 किले इनके पास थे। 280 किले पर अधिकार, पहला पॉइंट। दूसरा, शिवाजी के घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। पागा कई बार पूछा गया है। पागा कहा जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं। आप लोग खुद इसको लिखने का प्रयास करिए। जब तक 2-3 बार आप नहीं लिखेंगे, नहीं याद करेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। छोटे छोटे फैक्ट को एक साथ लाना इतना आसान नहीं होता है और इन्हीं फैक्ट को जब आप याद कर लेंगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी आप बना लेंगे और इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे तथ्यों को ही जोड़ करके आप उस कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं जिसमें कहीं न कहीं मजबूती होती है। तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। शिवाजी की अगर हस्त सेना की बात करें, शिवाजी की हस्त
बर्खास्त थी सेना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1260 हाथी इनकी सेना में विराजमान थे। अब देखिए, ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी शिवाजी के सैन्य प्रशासन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सब पॉइंट्स को लिखना जरूरी होता है। अगर तोपों की संख्या की बात करें तो एक बार ये भी प्रश्न आया था, तो तकरीबन आप देखेंगे कि 8 तोपें इनके पास थी। देखिए, आज के ज़माने में भले ये संख्या कम आपको लग रही हो, बट उस टाइम बहुत जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवाजी के नौसेना की अगर हम बात करें, नौसेना की बात करें तो इनके पास 200 नावें थी। कितनी नावें भाई? 200 नावों का उल्लेख है। और इनके नौसेना का मुख्यालय कहाँ था भाई? कुलावा। मुख्यालय कुलावा। तो आप देखेंगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके अलावा शिवाजी के मंत्री के 8 प्रमुख अधिकारी भी होते थे जो मंत्रियों के अधीन थे। उस पर भी हम लोग आइए बात कर लेते हैं। 8 प्रमुख अधिकारी, ठीक है, मंत्री के अधीन 8 प्रमुख अधिकारी, ये भी कई बार प्रश्न बनता है। मंत्री के अधीन 8 प्रमुख अधिकारी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर भी पहला लिखिए दीवान, सचिव के रूप में कार्य करता था। दूसरा मजूमदार, यह लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट फड़निस, यह उपलेखा परीक्षक था, उपलेखा परीक्षक। नेक्स्ट चिटनिस, आप समझ गए होंगे, पत्राचार विभाग। इसके साथ जमादार, इसको खजांची बोलते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जो रुपए पैसे को रखता है। इसके अलावा सबनिस, ये कार्यालय प्रभारी होता था। अब देखिए, इतना सब याद नहीं करना है, लेकिन एक दो बार बना हुआ, जिसकी वजह से सारे पॉइंट्स लिखाने पड़ जा रहे हैं। अदरवाइज आप अष्ट प्रधान को ही याद रखेंगे। नेक्स्ट कारवानविस या कारवानिस, ये रसद अधिकारी होता था, रसद अधिकारी। और नेक्स्ट लिखिएगा पोर्टनिस, यह रोकड़िया होता था, रोकड़िया। तो ये सारे पॉइंट्स भी हैं, अगर आप इसको याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद होता है तो आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं जिस पर हमें और आपको चर्चा कर लेनी चाहिए। उसके बाद शिवाजी के बाद के शासकों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शिवाजी की न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें, न्याय व्यवस्था, तो शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था थी, इसमें पॉइंट्स क्या बनेगा? यह हिंदू कानून पर आधारित था। और आप यहां पर देखेंगे कि जो अंतिम न्यायालय होता था उसे हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। और अंतिम अधिकारी के रूप में अगर किसी की बात कही जा सकती है तो स्वयं शिवाजी होते थे। तो कुछ पॉइंट्स आप यहां पर लिख लीजिए कि प्राचीन हिंदू कानून पर आधारित, प्राचीन हिंदू कानून पर आधारित, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंतिम न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो अंतिम न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि हुजूर हाजिर मजलिस क्या था, न्यायालय या सैन्य विभाग या रसद विभाग? तो आप यहां पर इस चीज को जानेंगे कि यह न्यायालय की बात करता है। इसके बाद शिवाजी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में कौन विजय को प्राप्त करेगा, किनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होगा, इन सारे मुद्दों पर हम
अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे और उसके बाद पेशवाओं के शासन को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अंग्रेज मराठा संघर्ष को भी देखेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके जो अपनी क्लासेस हैं वो गति में आ रही हैं। और जो शुरू के दौर के जो हमने आपसे बात की थी कि जो नेटिव स्टेट हैं, क्षेत्रीय राज्य हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बंगाल को पढ़ा, अवध को पढ़ा, मैसूर को पढ़ा, सिखों को पढ़ा, मराठों को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जाट, राजपूत और फिर उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में भी बात कर लेंगे। जब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद एक संक्षिप्त क्लास और होगी इन सभी पॉइंट्स पर लेकर के, देन हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को जो डैमेज करने के लिए आर्थिक नीतियों का पालन किया जा रहा है, इन सभी राज्यों को घेरने का जो कार्य किया जा रहा है, उस पर हम लोग जो है एक अलग क्लास लेकर के फिर अपनी क्लास को गति देंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी पर बात करेंगे। तो यहां पर आप इस हेडिंग को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, आज इतने सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने परिचर्चा की, जिसको आप एक बार पुनः आप यहां पर देख सकते हैं। हम लोगों ने न्याय व्यवस्था पर बात की और जो 8 अष्टप्रधान थे, उनके अधीन 8 प्रमुख अधिकारी होते थे, उन पर हम लोगों ने बात की। शिवाजी के सैन्य प्रशासन पर बात की हम लोगों ने, राजस्व प्रशासन पर भी बात की, प्रांतीय प्रशासन पर बात की और इनके अष्ट जो प्रधान थे उस पर भी हम लोगों ने बात की। और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हम लोगों ने परिचर्चा की और पुरंदर की संधि के बारे में भी बात की। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थी धीरे धीरे सहज और सरल तरीके से अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।